नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है प्रतिध्वनि। कहते हैं हम अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं वह प्रतिध्वनि बनकर देर सवेर वापस लौट ही आते हैं। मंजरी को भी अब इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि उसका जीवन उसकी सासू माँ के जीवन की प्रतिध्वनि बनकर रह गई है। उसके कारण जो उसकी सासू माँ भारती देवी कभी झेली थी वह कुछ ज्यादा ही घातक बनकर लौटा था। फिर से उस घर में पुरातन समय दोहराया जा रहा था और वह अपनी सासू माँ की तरह ही विभत्सी हो गई थी। चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि वक्त कहाँ बदला है। बस आदमी की जगह बदल जाती है। बहू अब सास बन गई थी। एक बार फिर बहू द्वारा सास के जीवन मूल्यों के छीनने की कहानी दोहराई जा रही थी। इस बार चोट मंजरी झेल रही थी। कभी जिस धन संपत्ति को उसने अपना सर्वस्व माना था, पैसों के लिए सासू माँ से भी प्रपंच किए थे, आज उसकी निरर्थकता उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। हमेशा अपनी गलतियों को भी अपने छल बल से सही साबित कर अपने आप को महान समझने का जो व्यर्थ का अहंकार मन में पाले रखी थी और जिसकी उसे आदत सी हो गई थी, अब अपनी ही बहू नेहा के हाथों उसने ऐसी शिकस्त पाई थी कि उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था और वह एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कभी उसने भी अपनी सासू माँ को ऐसे ही इस्तेमाल किया था। उसका अतीत उसके स्मृति पटल पर चलचित्र की भांति घूम रहा था। अपनी सारी उम्र मंजरी ने अपनी सासू माँ को अपनी स्वतंत्रता में बाधक मान उन्हें अपनी देवरानी बानी के पास पटना में ही छोड़े रही। लेकिन जब भी पटना जाती तो सबके सामने भारती जी को ही गलत ठहराते हुए कहती, अम्मा जी को पटना छोड़कर बाहर मन ही नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे पास रहें, पर उनकी इच्छा को देखते हुए मैं जिद भी नहीं करती। जब भी पटना आती 2-4 महंगी साड़ियाँ और कुछ खाने पीने का सामान उन्हें पकड़ा अपने कर्तव्यों का इतिश्री कर देती और बानी के सारे किए कराए पर पानी फेर देती। क्योंकि बानी भले ही अपनी सासू माँ का हर तरह से ख्याल रखती, पर उनके लिए ना ही महंगी साड़ी खरीद पाती, ना ही मंजरी की तरह पानी में वाक पटुता थी जिससे वह अपनी सासू माँ को प्रभावित कर पाती। नमन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी आय बहुत कम थी। हमेशा पैसों की खींचातानी लगी रहती। दोनों पति पत्नी शांत, कम बोलने वाले पर अच्छे इंसान थे, जबकि मंजरी किसी मंजे हुए डिप्लोमेट की तरह अपनी लच्छेदार भाषा से पल भर में लोगों को प्रभावित कर लेती थी। अक्सर लोग उसकी बातों के कायल हो जाते थे। हर मौके के लिए तैयार उसके चुटकुले और शायरी लोगों को खुश कर देते। उसकी मजेदार बातों के बीच उसकी सारी कुटिलता छुप जाती। जब रांची जाने लगती, कुछ गिफ्ट रिश्तेदारों में बांट और देवरानी को अम्मा जी के देखभाल के लिए ढेरों नसीहतें थमा निकल जाती। ज्यादा दिनों तक साथ रहने से अक्सर अधिकांश रिश्तों के बीच थोड़ी सी कटुता आ ही जाती है। यही कारण था कि भारती देवी बानी को चिढ़ाने के लिए मंजरी का उदाहरण उसके सामने रखती रहती। हालांकि भारती देवी नमन की अच्छाइयों से अनजान नहीं थी। अपनी काफी कठिनाई से कमाए पैसों का अधिकांश भाग वह भारती देवी पर ही खर्च करता था, जिसका एहसास भारती देवी को था, पर उससे ज्यादा उन्हें अपने बेटा नवीन के उच्च पद और संपन्नता पर गर्व था। भारती देवी का यह गर्व तब भूमिसात हो गया जब वह एक बार रांची गई। वह यह सोचकर गई थी कि मंजरी बहू बार बार बुलाती है, वहां जाएगी तो वह उन्हें देखकर बहुत खुश होगी, पर वहां जाकर उनका यह भ्रम भी टूट गया। जो मंजरी पटना आने पर उनके हर बात का ख्याल रखने के लिए सबको हिदायत देती रहती थी, उनकी वही मंजरी बहू रांची में उनके लिए अजनबी सी हो गई थी। सुबह उठने पर नौकर चाय दे दिया तो ठीक, वरना उन्हें खुद ही बनाना पड़ता। बहू तो जिम चली जाती, वह अपने सारे काम खुद करती रहती, पर मंजरी किसी को भी उनका ख्याल रखने के लिए भी न कहती और ना ही खुद उनके कामों में मदद करती। हमेशा उन्हें अनदेखा कर कभी मोबाइल पर व्यस्त रहती तो कभी बालकनी में खड़ी पड़ोसन से गप्पे लड़ाती रहती, जिससे भारती देवी को काफी अकेलापन महसूस होता। मंजरी का पूरा घर बड़े ही करीने से सजा हुआ था। गलती से भी किसी कीमती सजावटी सामान को हाथ लग जाता तो वह घबरा जाती। बहू बोलती कुछ नहीं थी, पर अपनी आंखों और हाव भाव से नाराजगी जता उन्हें सहमा देती।
वहाँ उन्हें कुछ भी अपना नहीं लगता। जब नवीन ऑफिस से आता तो जरूर कहता, अम्मा आप ठीक तो है ना, मन लग रहा है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। फिर भी महीना भर रहने आई भारती जी सिर्फ 10 दिनों में ही उसी बानी के पास आने के लिए छटपटा उठी थी, जिसे वह अक्सर मंजरी का उदाहरण देती रहती थी। अब अपनी उसी आदर्श बहू मंजरी के पास आकर उनका यह हाल था कि सोफे के कोने में दिन भर डरी सहमी बैठी रहती थी। किसी तरह 15 दिनों का काला पानी काटकर पटना लौट आई तो दोबारा वहाँ कभी जाने का नाम नहीं ली और ना ही कभी मंजरी का उदाहरण बानी को दी। एक दिन अचानक भारती देवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिससे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। इतने अधिक पैसों का इंतजाम करना नमन के बस में नहीं था। तब भारती देवी मन मारकर नवीन को पैसों के लिए फ़ोन करवाई तो पता चला वह विदेश गया हुआ था। मंजरी पैसा भेजने के बदले फ़ोन पर तरह तरह के बहाने बनाती रही और उनके बीमारी के विषय में नवीन को सूचित करना भी जरूरी नहीं समझी। नमन ने कर्ज लेकर और पत्नी के गहने बेचकर जितना हो सका माँ का इलाज करवाया, पर माँ को बचा नहीं पाया। भारती जी के मरते ही मंजरी ने पति को उनके मृत्यु की सूचना दी और सपरिवार प्लेन से पटना आ गई, बड़े बेटा बहू का फर्ज निभाने। आते ही लोगों के सामने रो रो कर अंतिम समय में सासू माँ की सेवा नहीं कर पाने का दुख जताती रही। नवीन के विदेश में होने का हवाला दे बड़ी कुशलता से लोगों को समझा दी कि वे लोग क्यों नहीं आ पाए। 13वीं तक सभी कामों में सहयोग करती रही। 13वीं के बाद पटना से जाने के पहले भारती जी के बक्से खुलवाकर बचे कुचे गहनों में से अपना आधा हिस्सा सासू माँ की अंतिम निशानी रखने के लिए साथ ले गई। जाते जाते मकान के आधे हिस्से में ताला लगाना भी नहीं भूली। प्रत्येक स्त्री, चाहे वह पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, उसकी दुर्बलता का केंद्र उसकी संतान ही होती है। भले ही वह अपनी सासू माँ के मन को नहीं समझ सकी और उनके साथ धूर्ततापूर्ण व्यवहार करती रही, फिर भी हमेशा आशावान रही कि उनके बच्चे उनकी भावनाओं को समझेंगे और श्रवण पुत्र की तरह उसका ख्याल रखेंगे। देखते देखते उसके दोनों बेटे अनुज और अंकित भी बड़े हो गए। अनुज बैंक में अधिकारी बना और अंकित सिविल सर्विस में सेलेक्ट होकर ITO बन गया। एक अच्छी लड़की देख अनुज की शादी कर दी। अनुज की पत्नी सीधी सादी घरेलू लड़की थी जो अपनी सास का हर बात मानती थी और उनका पूरा ख्याल रखती थी। पर मंजरी का कुटिल दिमाग बहू को हर समय बेटा से अलग करने में लगा रहता, इसलिए बहू के साथ भी अपना छल विद्या शुरू कर दी। वह बेटे के सामने मीठी बनी रहती और बहू का जीना हराम किए रहती। उन्हीं दिनों अचानक हार्ट अटैक से नवीन जी की मृत्यु हो गई। पति के इस तरह अचानक खो देने से कुछ दिनों तक मंजरी सदमे की हालत में रही। फिर धीरे धीरे वह सामान्य हुई तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सहानुभूति पाने के लिए छोटी छोटी बातों में बहू को अपराधी बनाने लगी और बात बात पर वृद्धाश्रम जाने की धमकी देने लगी। बेटा तो माँ की नस नस से परिचित था। वह अपना ट्रांसफ़र रांची से दूर मुंबई में करवा लिया और मंजरी देवी को अंकित के पास कानपुर यह कहकर भेज दिया कि अंकित अकेले है, उसे अभी आपकी ज़रूरत है। कानपुर में अंकित के घर उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी नेहा आती जाती थी। बातूनी और हंसमुख नेहा मंजरी को अच्छी लगती थी। फिर भी उसने सपने में भी नेहा को अपनी बहू बनाने की कल्पना नहीं की थी। पर एक दिन जब अचानक अंकित कोर्ट में शादी कर नेहा को घर ले आया, मंजरी पर जैसे वज्रपात हो गया। यह सब उसके नाक के नीचे हुआ और उसे भनक तक नहीं लगी। इतिहास की पुनरावृत्ति तो होनी ही थी, जिसके लिए परिस्थिति का निर्माण हो रहा था। कभी वह भी नवीन जी के पड़ोस में रहती थी और अपनी सासू माँ को मूर्ख बना उनकी बहू बनकर आ गई थी। नेहा के बहू बनकर आने से मंजरी का दिल चाहे कितना भी आहत क्यों ना हुआ हो, पर वह अपना दर्द किसी के सामने बयां नहीं की। दिल की चोट को दिल में दबा एक अच्छी सास बनने का ढोंग कर नेहा को अपनी बहू नहीं बेटी कहने लगी। पर इस बेटी पर उसका कोई जादू नहीं चल सका। नेहा भी सास की तरह ही जुबान की मीठी थी, पर दिल में कपट भरा था। ऊपर से भले ही माँ कहती, पर मनी मन सासू माँ को अपना प्रतिद्वंदी मानती थी। मौका मिलते ही सासू माँ को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं चूकती। जब तब अपनी मीठी छुरी चला देती। कभी कभी तो मंजरी की बातों में उसे ही लपेट कर ऐसा पटकनी देती कि मंजरी हक्की बक्की रह जाती। जिंदगी भर दांव पेच लड़ाने वाली मंजरी के सारे दाव बहू के सामने बेकार हो गए थे
उसके सारे हथियार कुंद पड़ गए थे। फिर भी नेहा अपनी सासू माँ की लाडली बनने का नाटक कर उससे कभी चाय बनवाती तो कभी सब्जी। जब कभी बाहर घूमने फिरने जाने की बात होती तो नेहा को कभी उनके घुटने के दर्द की चिंता होती तो कभी उनके बेहद कमज़ोर होने की चिंता, और उन्हें घर पर ही आराम करने के लिए छोड़ देती। मन मारकर मंजरी को घर पर ही रहना पड़ता। धीरे धीरे सास बहू के बीच चलने वाले सांप नेवले के खेल से वह पूरी तरह थक गई थी। पर अब वह कहाँ जाती। रांची का घर दोनों बेटों ने उससे सलाह कर पहले ही बेच दिया था। तब उसे कहाँ अंदाजा था कि वह बहू के सामने इतनी कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वह अनुज के पास जाना चाहती तो उसके गोरा धंधे से पहले ही परेशान अनुज तरह तरह के बहाने बना माँ को अंकित के पास ही रहने को बाध्य कर देता था। अंकित आंख मूंदकर अपने पापा की तरह अपनी पत्नी की बातों पर ही भरोसा करता था। वह काम में भी उतना उलझा रहता था कि पत्नी की पैंतरेबाजी समझने का उसके पास समय ही नहीं था। तभी उनके देवर नमन का पटना से फोन आया कि उनकी सबसे छोटी बेटी पूजा की शादी थी, जिसमें वह चाहता था मंजरी 1 महीना पहले से ही पटना आ जाए। घर के माहौल से परेशान मंजरी तुरंत पटना जाने के लिए तैयार हो गई। बहुत दिनों बाद पटना आकर मंजरी को बहुत शांति और राहत महसूस हो रही थी। बानी ने भी अपनी जेठानी का स्वागत बहुत ही प्रेम और अपनेपन से किया। उसके रहने का इंतजाम अपनी सासू माँ के कमरे में करवा मंजरी से बोली, जीजी, यह कमरा इस घर की मालकिन का कमरा है। आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, इसीलिए मैंने यह कमरा आपके लिए ठीक करवाया है। आप इस कमरे में रहेंगी तो इस घर पर बड़ों की छत्र छाया बनी रहेगी। सिर्फ शादी तक ही नहीं, उसके बाद भी अगर मैं हमेशा के लिए इस कमरे में यहीं रह जाना चाहूँ तब क्या कहोगी? जेठानी ने व्यंग्यात्मक लहजे को नज़रअंदाज कर बानी बोली, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आप हम लोगों को अपने साथ रहने लायक समझती हैं। मेरे इतने सारे स्वार्थपूर्ण फैसलों और छलपूर्ण नीतियों के बाद भी क्या तुम यह बात दिल से कह रही हो? मुझे तो विश्वास नहीं होता। मेरे साथ रहने से तुम्हें आखिर क्या फ़ायदा होगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे दूर रहने में ही तुम सबों की भलाई है? बोलते बोलते मंजरी की आंखें भर आई थी। नहीं जीजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे जरा भी समझा होगा तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा से ही रिश्तों से कोई अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि रिश्तों में अक्सर दूरियां इन्हीं अपेक्षाओं के कारण ही आती हैं। रिश्तों में अपेक्षाएं ना हो तो उनकी घनिष्ठता और सुंदरता बढ़ जाती है। जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो रिश्ता एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होता है, ना कि फ़ायदा उठाने के लिए। हम सभी जानते हैं जीजी कि हम एक दूसरे के बिना अस्तित्व विहीन हैं। इसीलिए मुझे मेरे जितने भी रिश्ते हैं सबको संभालने और निभाने हैं, उन्हें जीवन भर सहीज कर रखने हैं। करीब करीब हम सभी के बच्चे परिस्थितिवश दूर दूर जा बसे हैं, तो हमें ही एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। इसलिए सब विसार कर एक नई शुरुआत करनी ही होगी। मंजरी की आंखों में आंसू देख बानी उठकर अपनी आंचल से उसकी आंखों के आंसू पोंछती हुई बोली, लगता है आपके किसी अपने ने गहरी चोट दी है, पर चिंता की कोई बात नहीं, मलहम भी आपका अपना ही कोई लगाएगा। हाँ बानी, आदमी भले ही सारा जग जीत ले, पर हमेशा हारता है अपने संतान के हाथों ही। अपनी ही संतान की चोट ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास करा दिया है। अब मैंने तुम्हारी बातें सुनकर फैसला लिया है कि मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी, किसी का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन का अंतिम पड़ाव शांति और सुकून से बिताने के लिए। निरंतर छल प्रपंच का जीवन जीते जीते मेरा अंतस खोखला हो गया है। मैंने सारी उम्र सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना ही सीखा है, पर अब मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ और अब मुझे लगता है कि धन संपत्ति को सहेजने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने रिश्ते नातों को सहेजना, दूसरों के लिए कुछ करना। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अपनी बाकी के जीवन और धन ज़रूरतमंदों की मदद करने में लगा दूँगी। बच्चे अपने जीवन में जहाँ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, और हम अपने जीवन में। अब आगे इस काम में तुम मेरी मदद करोगी। ये लो चाबियाँ और उन सभी कमरों के ताले खोल दो जिन्हें कभी मैंने बंद किया था, ताकि कमरों का सही उपयोग हो सके। जो हुक्म मेरी जेठानी जी।
हाथ बढ़ाकर चाबी संभालते हुए बानी हंस पड़ी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो मेरी कहानी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन पे ऑल के बटन पर क्लिक करें। तो कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।